हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का हम लोगों ने ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट ही कर दिया है। हमारे 2 से 3 टॉपिक रह जाते हैं, जिसमें कि आज हम लोग अपना कोशिश करेंगे 2 टॉपिक्स को लगभग कवर कर ले, विच इज आवर STIs एंड इनफर्टिलिटी एज वेल। हम लोगों ने कॉन्ट्रासेप्टिव सारा पढ़ लिया है, हम लोगों ने MTIs पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं STIs या फिर हम लोग उनको RTIs भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो STI stands for sexually transmitted infections। बेसिकली STI मीन्स है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। नाम से ही पता पड़ रहा है कि कोई तो ऐसी इन्फेक्शन है या फिर कोई तो ऐसी बीमारी है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट हो रही है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। क्लियर बच्चा, क्लियर। ये कोई ऐसा कोई वायरस नहीं है बेसिकली कि भाई किसी से आया और हमें लग गया, हम लोग खड़े हुए हैं दूर दूर, स्टिल लाइक इट इज नॉट लाइक वायरल, इट इज नॉट वायरल। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होगी बीमारी, ना ही ये आपकी बॉडी के अंदर ऐसा नहीं है कि कुछ चीज बनी या फिर कुछ तो आपके अंदर कुछ तो डिवीजन हुआ, कोई तो ऑर्गन खराब हुआ या कुछ हुआ तब इन्फेक्शन आया। नहीं, ये आपको किसी आपके पार्टनर से या किसी ऐसे पर्सन से आती है जिसको ऑलरेडी ये बीमारी है, उसको भी ऑब्वियसली कहीं से आई होगी और सेक्सुअली कांटेक्ट आने की वजह से, क्योंकि आप लोग सेक्सुअली कांटेक्ट में आए या फिर आप लोगों ने क्वाइटस किया, जिसकी वजह से आपको क्या हो गई है, ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो गया है, ट्रांसफर हो गया है। तो इसका नाम रख दिया गया है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। इनका नाम एक और है, द वन मोर कॉमन नेम is reproductive transmit infection। बेसिकली इनका नाम एक और है विच इज रिप्रोडक्टिव ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, क्योंकि बेटा या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस हम लोग ये भी बोल सकते हैं, TRACK, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस। मतलब ये इन्फेक्शन कहाँ होते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर होते हैं, इसीलिए इनको रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी बोला जाता है। क्लियर क्लियर। अब इसके सिम्टम्स क्या, अगर हो भी जाता है इनकेस, बाय द वे ये किसके अंदर होता है, सबसे पहले ये भी देख लेते हैं किस उम्र में होता है या कब होता है। तो बेटा आजकल के क्या हो रहा है, 15 to 20 ईयर्स यंगस्टर्स में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला है 15 to 20, ये 25 भी है बेसिकली। तो ये सबसे ज्यादा इस एज में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा ये प्यूबर्टी एज होती है, ऑब्वियसली टीन एज होती है, प्यूबर्टी एज होती है। इस एज में हार्मोन्स का सीक्रेशन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा नई नई चीजें ट्राई करने का मन करता है, नई नई चीजें करने का मन करता है, जहां पर बच्चे कुछ ना कुछ तो ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनको ये इन्फेक्शंस फेस करने पड़ जाते हैं। वो लोग किसी भी तरीके का प्रिकॉशंस नहीं लेते क्योंकि उनको नहीं पता होता है प्रिकॉशन के बारे में ज्यादा, और अगर पता भी होता है तो वो उस टाइम पे वैसे रहता है लाइक आई एम द किंग एंड आई एम द क्वीन, है ना, वो वाला सीन रहता है उनका। वो इतना ध्यान नहीं देते इन सब चीजों में, लेकिन आखिर में उन लोगों को इन सारी चीजों से जूझना पड़ता है। खुद को निकालने के लिए वो परेशान हो जाते हैं, कैसे इसको बाहर निकाला जाए, कैसे इसको क्या करा जाए, लाइक उनके पास कोई इलाज बचता ही नहीं है। इसीलिए यहां पर बोला जाता है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वी हैव सम इनक्योरेबल STIs। हमारे पास कुछ STIs ऐसी है जिनको क्योर किया ही नहीं जा सकता। द STI नंबर 1 इज HIV। आप लोगों ने एड्स बहुत ज्यादा सुना होगा, एड्स, ठीक है बेटा। तो HIV नहीं क्योर हो सकती है। इसके अलावा हेपेटाइटिस को भी क्योर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा हर्पीस, हर्पीस
होपफुली स्पेलिंग सही होगी, हर्पीस, ठीक है। हेपेटाइटिस, HIV एंड हर्पीस, ये 3 हमारे ऐसे STIs हैं जिनको क्योर नहीं किया जा सकता है, इनका कोई क्योर नहीं निकला है, इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इनको क्योर किया ही नहीं जा सकता किसी भी हालत पे। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर ये हो गए, अगर STIs हुए तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इसीलिए खुद को बचाकर रखें। ये जो आपकी 5 से 10 साल की ये जो बीच वाली एज होती है, आपका 15 से लेके 25 साल की जो उम्र होती है, इसमें ऐसी कोई भी गलती ना करें कि आपको पूरे जीवन भर इसका पछतावा हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है बेटा। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। अब अगर हमें हो जाती है ये, फॉर एग्जाम्पल अगर हो गई हमें, तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि हाँ भाई ये बीमारी हमें हो चुकी है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सबसे पहला होता है PDI। क्या होता है, PDI, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, NCERT में लिखा हुआ है ये पेल्विक PDI ही होता है ना, एक लेट मी चेक इट, इट्स PID, यस इट्स PID, not PDI, it's PID, yes, pelvic inflammatory disease, pelvic inflammatory disease। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा पेल्विक एरिया होता है, लाइक इन फीमेल्स एंड इन मेल्स एज वेल, क्या होता है कि पूरे पेल्विक एरिया में स्वेलिंग आ जाती है बहुत ज्यादा, पूरा सूजन आ जाती है, सारे पेल्विक एरिया में बहुत ही ज्यादा सूजन देखने के लिए मिलेगी, एकदम सूज जाता है सारा एरिया। इसके अलावा फीमेल्स के अंदर क्या देखने के लिए मिलता है, येलो एंड वाइट डिस्चार्ज, बहुत ज्यादा अमाउंट में फीमेल्स के अंदर येलो और वाइट डिस्चार्ज देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा क्या देखने के लिए मिलता है, इन्फ्लेमेशन इन यूट्रस एंड सर्विक्स। फीमेल के यूट्रस में और सर्विक्स में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन आ जाती है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, बहुत पेन होने लग जाता है, और किसी किसी केस में क्या होता है कि छोटी छोटी फुंसियाँ, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं पूरे रिप्रोडक्टिव ट्रैक वाले एरिया में, छोटे छोटे छाले हो जाते हैं बेसिकली, और वो क्या करते हैं फिर वो फूटते हैं, उनमें से व्हाइट व्हाइट वाटर निकलता है, व्हाइट डिस्चार्ज निकलने लग जाता है, वाटर जैसा निकलने लग जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही इनक्योरेबल होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है और बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ह्यूज उसके अंदर इचिंग होती है, जो कि बहुत ज्यादा अनटॉलरेटेबल होती है, क्लियर, अनबियरेबल इचिंग होगी वहां पर और बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो कुल मिला के कि एक ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं कि जिनके सिम्टम्स इजीली विजिबल होंगे, दिखेंगे, और हम लोग बहुत ज्यादा अनबियरेबल पेन में रहेंगे। इसीलिए कोशिश करें कि ऐसी कोई भी गलती ना करें कि आपको इतना ज्यादा पेन झेलना पड़े, इतना ज्यादा दर्द से गो थ्रू होना पड़े। इसके अलावा सिम्टम्स के बाद अगर हम लोग देख लेते हैं तो इसके रिजल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। फीमेल्स के अंदर की बात चल रही है बेटा, ये स्टिल बर्थ हो सकता है। व्हाट इज स्टिल बर्थ, व्हाट इज स्टिल बर्थ, व्हाट इज स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ मीन्स कि बच्चा पैदा होने से पहले वॉम्ब के अंदर मर गया। क्या हुआ कि वो पैदा होता, कंसीव हो गया है, उसकी ग्रोथ भी हो रही है, लेकिन जैसे ही उसको 20 हफ्ते हुए, लाइक विद इन 20 वीक्स, विद इन 20 वीक्स बच्चा क्या हो जाएगा, वॉम्ब के अंदर ही मर जाएगा। बच्चा ग्रो होकर नहीं बाहर आ पाएगा, बेसिकली वो ग्रो होगा वॉर्म के अंदर, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाएगा, कोई डिलीवरी नहीं हो पाएगी, कोई पार्चुरेशन नहीं हो पाएगा, वॉर्म के अंदर ही बच्चा मर जाएगा, जो कि बच्चे के लिए खतरनाक तो है, साथ ही माँ के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है। इसके अलावा एक्टोपिक, हाँ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। इसके अंदर क्या होता है बेटा एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, लाइक दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट
दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस इज फैलोपियन ट्यूब एंड दिस इज यूट्रस। बेटा कायदे से क्या होता है कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पर फ्यूजन होता है और यहाँ पर बच्चा क्या करता है, ग्रो होता है। दिस इज द नॉर्मल प्रेगनेंसी। नॉर्मल प्रेगनेंसी ऐसी होती है, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि बच्चा यहाँ ग्रो नहीं होगा, बच्चा यहाँ ग्रो नहीं होगा। बच्चा कहाँ ग्रो होगा, बच्चा यूट्रस के अलावा किसी भी ऑर्गन में ग्रो होने लग जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में ग्रो होने लग जाएगा और फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाके ग्रो होने लग जाएगा। बेसिकली फेलोपियन ट्यूब में बच्चा ग्रो नहीं होगा, बच्चा कहाँ ग्रो करने लग जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में ग्रो करने लग जाएगा। एंड फेलोपियन ट्यूब इज अ नॉर्मल सा ट्यूब। अगर वहां पर बच्चा ग्रो हुआ, बड़ा हुआ, तो क्या होगा, ट्यूब फट जाएगा। क्या होगा, ट्यूब बिल्कुल फट जाएगा, जिससे क्या है, माँ को भी डेथ चांसेस है, माँ के भी मरने के पूरे चांसेस है और बच्चे के जो हैं वो तो है ही। ठीक है, तो बेटा एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है। तो खुद सोचो कि कितना खतरनाक होता है ये, एक माँ के लिए, एक बच्चे के लिए, सबके लिए ही बहुत खतरनाक है ये बेसिकली। तो इसीलिए इससे बचकर ही रहा जाए। कैसे बचा जाएगा इससे, कैसे प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए, कैसे प्रिकॉशन ले सकते हैं आप लोग इससे, इसके प्रिकॉशन क्या है, प्रिकॉशंस कैसे कैसे ले सकते हैं। प्लीज ट्राई टू बी इन रिलेशनशिप विद अ सिंगल पार्टनर। एक ही पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में रहें, जिसके भी साथ रिलेशनशिप में है, जिसके साथ भी आप लोग फिजिकल रिलेशन में हैं, उसका आपको पता होना चाहिए, उसके टेस्ट आप करवा लीजिए कि हाँ वो ठीक है या नहीं है, कोशिश यही की जानी चाहिए। इसके अलावा नो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई। इसके अलावा ऑलवेज यूज कॉन्डम्स फॉर द सेक्स। जब भी आप लोग सेक्सुअली कांटेक्ट में आ रहे हैं तो हमेशा कॉन्डम्स का यूज करें। विदाउट कॉन्डम्स के यूज के कोई भी सेक्सुअली कांटेक्ट में ना आए, कोई भी क्वाइटस ना करें। अवॉइड ओरल सेक्स, ओरल सेक्स को बिल्कुल अवॉइड किया जाए। हमेशा जस्ट आफ्टर द क्वाइटस, जस्ट आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स, हमेशा अपने रिप्रोडक्टिव ट्रैक को हमेशा वाटर से वॉश करें, उसको कभी भी यूं ही ना छोड़ दें, उसको वाटर से वॉश करें, उसको साफ रखें एरिया को बेसिकली। तो दैट इज इट। ये सारे प्रिकॉशन होते हैं जो लिए जाने चाहिए। कोई भी 2-4 लोगों के साथ रिलेशनशिप में ना आए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन हेल्दी है कौन नहीं है, ये इन्फेक्शन कैसे भी हो सकता है। क्लियर, ओरल सेक्स बिल्कुल ना करें, बिल्कुल अवॉइड करें इसको। दैट इज इट। ये सारे प्रिकॉशंस होते हैं जो लिए जाने चाहिए टू प्रिवेंट फ्रॉम द STIs। सो यही था सब कुछ STIs के बारे में पढ़ाने के लिए। वी डोंट हैव दैट मच प्लेस कि हम लोग आज ही इनफर्टिलिटी पढ़ लें, तो इनफर्टिलिटी कभी और पढ़ते हैं। तो दैट इज इट ऑल अबाउट दिस लेक्चर। होपफुली एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल। इफ यू गाइज लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।